तो बेटा हमारा जो सेल साइकिल तो कंप्लीट हो गया है बेटा, अब बस थोड़ा उसको कंपाइल करना बचा है, प्लस क्वेश्चंस बचे हैं। तो आज ये दोनों पार्ट कर लेते हैं बेटा, कंपाइल कर लेते हैं और उसको क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बेटा देखो, जो हम सेल साइकिल स्टार्ट किए थे बेटा, तो सेल साइकिल में हमने दो चीजें पढ़ी हैं बेटा। एक पढ़ी है माइटोसिस और दूसरी चीज पढ़ी है बेटा मियोसिस। ठीक है, एक हमने माइटोसिस पढ़ी है, दूसरी मियोसिस पढ़ी है। तो सबसे पहले जनरल डिफरेंस हम देख लेते हैं कि इन दोनों जो प्रोसेस में जो है, जो कॉमन या जनरल डिफरेंस क्या है, जो कॉमनली आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो माइटोसिस जो होती है, माइटोसिस जो होती है बेटा, इसका जो मेन पर्पज होता है बेटा, ग्रोथ एंड रिपेयर। ये ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। मियोसिस जो होता है बेटा, इसका गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका जो बेसिक पर्पज होता है बेटा, मियोसिस का जो बेसिक पर्पज होता है, टू रिस्टोर नॉर्मल हैप्लॉइड नंबर ऑफ, सॉरी नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर, हैप्लॉइड नहीं, नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम। जब क्वेश्चन पूछना हो बेटा तभी आप लोग अपना माइक ऑन करो, बाकी टाइम बंद रखो, ठीक है। क्वेश्चन पूछते समय आप लोग ऑन कर लिया करो। इन एन ऑर्गेनिज्म and also produce variability. Produce variability. ये पूरी लाइन लिखो बेटा और कोशिश किया करो कि अगर आप लोग उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लिया करो बेटा। अपने वर्डिंग्स में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है, तो प्रॉपर वर्ड चाहे ज्यादा अच्छा आपको याद रहे, ठीक है ना। इवन जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक। तो देखो, जो मैं बताना चाह रहा था कि जो माइटोसिस का जो बेसिक पर्पज है बेटा, ग्रोथ एंड रिपेयर। इसमें क्या है, इसका जो मियोसिस का जो बेसिक पर्पज है बेटा, गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू रिस्टोर नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी। इसका जो पर्पज होता है बेटा, वेरिएबिलिटी भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये बेटा इसका मियोसिस का बेसिक पर्पज, ये है बेटा माइटोसिस का बेसिक पर्पज, ठीक है। ओके, अब आते हैं बेटा, अब यहीं से देखो तुमको कुछ आंसर निकलेगा। माइटोसिस है ये हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों टाइप की सेल में हो सकती है। हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, क्या हो गया बेटा, बोलो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस मिलेगा देखने को, बिल्कुल, लेकिन माइटोसिस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मिलेगा ही बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। खासकर जो हायर प्लांट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट के किसी एक पार्ट को आप लेके जर्मिनेट करते हो तो पूरा प्लांट बन जाता है। तो उसमें प्लांट का आपने डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही लिया, वो पूरा का पूरा प्लांट बना दे रहा है। बिल्कुल अच्छा आंसर है बेटा, यहाँ लिख सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा है, बिल्कुल, वेरी गुड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ लिख सकते हो, बिल्कुल यहाँ लिख लो, वेरी गुड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ये होता है, ठीक है। हायर प्लांट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेटा। तो याद रखो बेटा कि ये जो जो माइटोसिस है बेटा, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड बोथ टाइप ऑफ सेल्स में मिलता है, ठीक है। और ये
सोमेटिक एंड जर्म सेल दोनों में मिलेगा। सोमेटिक एंड जर्म सेल दोनों ही माइटोसिस कर सकती हैं बेटा। तो याद रखो, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स एंड सोमेटिक एंड जर्म सेल दोनों ही क्या कर सकती हैं, माइटोसिस कर सकती हैं। जर्म सेल्स मतलब बेटा जो जो जैसे अगर मेल की हम बात करें बेटा, तो मेल में जो सेल स्पर्म बना रही हैं, या फीमेल में बेटा जो ओवम बना रही हैं, तो उसको हम जर्म सेल बोलते हैं। जो गैमिट बनाने वाली जो सेल होती है बेटा, वो जर्म सेल है, ठीक है ना। गैमिट वो जर्म सेल, ठीक है। तो ये याद रखो बेटा कि जो माइटोसिस जो है सोमेटिक एंड जर्म सेल दोनों में मिलेगा, जबकि म्यूसिस जो है याद रखो कि ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में मिलेगा। ओनली डिप्लॉयड सेल, ओनली डिप्लॉयड जर्म सेल लिखो, ठीक है। ये सोमेटिक सेल में नहीं मिलता है, ओनली डिप्लॉयड जर्म सेल में हमको म्यूसिस देखने को मिलता है। ओके, ये तो कॉमन फीचर है बेटा दोनों का। अब आते हैं बेटा कि जो एक्चुअल डिफरेंस जो है, याद रखना बेटा, जब भी माइटोसिस को मियोसिस से आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप याद रखो बेटा माइटोसिस को मियोसिस 1 से हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि जो मियोसिस 2 होती है बेटा, वो एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसे ही होती है। तो जब भी हम बोलेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, माइटोसिस एंड मियोसिस 1 के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। माइटोसिस, हाँ सेम ही होती है, लेकिन थोड़ा सा जो जो आपके माइटोसिस में आपका जो एस फेज जो होता है वो गायब रहता है ना, इसमें मियोसिस 2 के पहले जो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो स्टेप्स तो सेम है, लेकिन कुछ चीजें अलग भी हैं, ठीक है ना। स्टेप्स जरूर सेम है, लेकिन हम उसको steps नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए तो हमने अलग रखा है। तो ये माइटोसिस को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमेशा मियोसिस 1 से करना है। इसमें याद रखो बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में याद रखो बेटा कि इसमें जो है क्रोमेटिन या क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम जो होंगे वो विजिबल होंगे, साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिजॉल्व होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये 2 स्टेप्स होंगे। मियोसिस 1 में क्या होगा बेटा, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, क्रोमोसोम विजिबल है, प्लस मेम्ब्रेन जो है, सारी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा जितनी भी मेम्ब्रेन है, सारी मेम्ब्रेन डिजॉल्व होंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो गई। उसके अलावा जो और जो फीचर इसमें होते हैं बेटा, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें देखो। इसमें हो रहा था, याद करो, बाईवैलेंट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बन रहा था, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बन रहा था। उसके अलावा क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, उसके अलावा कियाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है। कियाज्माटा लिख लो, कियाज्मेटा फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारी चीजें बेटा किसमें हो रही हैं, ये सब हो रही हैं आपके मियोसिस 1 में, ठीक है ना, मियोसिस 1 के प्रोफेज में, ठीक है ना। इतनी सारी स्टेप्स हो रही हैं, बाईवैलेंट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कियाज्मेटा फॉर्मेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बन रही है बेटा। ये सारी चीजें हो रही हैं मियोसिस 1 में। अब आते हैं बेटा, ये हो गया प्रोफेज की बात। अब आ जाते हैं बेटा, इसमें अगला जो स्टेप है वो है मेटाफेज। क्या चीज बेटा, क्या जानना है उसमें, म्यूसिस 1 का किस पार्ट को? अच्छा, सेकंड पॉइंट, ये वाला पार्ट, बाईवैलेंट फॉर्मेशन, बाईवैलेंट फॉर्मेशन, बाईवैलेंट, ठीक है। बाईवैलेंट को तुम टेट्राड भी लिख सकते हो। बाईवैलेंट फॉर्मेशन टेट्राड भी लिख सकते हो, टेट्राड बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बन रहा है,
रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बन रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है बेटा, इसी फेज में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, साथ ही साथ कियाजमेटा बन रहा है। तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जो टेट्राड या बाइवेलेंट बन रहा है, ये प्रोफेज के किस फेज में बन रहा था, ये किस फेज में बन रहा था, जाइगोटिन स्टेज में। जाइगोटिन, जो बाइवेलेंट जो है जाइगोटिन स्टेज में बन रहा था मियोसिस की, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल जो है बेटा किस स्टेज में आ रहा था, पैकेटिन स्टेज में, यहाँ पी लिख रहा हूँ, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल पैकेटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर भी किस में हो रही थी, ये भी आपकी पैकेटिन स्टेज में हो रही थी। कियाज्मा किस में बन रहा था बेटा, इसके बाद की स्टेज जो है डिप्लोटिन में, ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज में। तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा आपको सिर्फ मियोसिस में देखने को मिलेगी, मियोसिस 1 में देखने को मिलेंगी ये सारी चीजें, जो ये स्टेप्स जो मैंने आपको बताए। ओके, अब आते हैं बेटा इसमें मियोसिस के बाद, अब जो आपका प्रोफेज के बाद जो अगली स्टेज जो है वो है मेटाफेज। तो मेटाफेज में हमको मालूम है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, arranged at equator with the help of spindle fiber, with the help of spindle fiber। ठीक है, तो यहां पर क्या है बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा, इसके मेटाफेज में क्या हो रहे हैं, पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहां पे लिखो पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, बाइवेलेंट बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं बेटा बाइवेलेंट। क्या बोल रहे हैं बेटा, मियोसिस 1 में याद कर बाइवेलेंट बना था वही। हाँ, माइटोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम तो अरेंज होते हैं, लेकिन वो पेयर्ड नहीं होते हैं, होमोलॉगस तो अरेंज होते हैं। हाँ तो हाँ तो सारे अरेंज होंगे तो सारे होमोलॉगस तो है ना, वो एक साथ भरे। मैंने उनको एक साथ कहाँ लिखा है, इसलिए तो मैं इसको अलग से पेयर्ड होमोलॉगस लिखा है, यहाँ पे सिर्फ होमोलॉगस लिखा है। यहाँ पर देख, इसलिए तुमको याद रखेगा ना, इजिली याद रहेगा। टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा अलग तरीके से लिखोगे ना बेटा तो आपको ध्यान रहेगा, नहीं तो एग्जाम से पहले आप लोग जिस तरीके से याद रखना हो याद रखो। लेकिन देखो, जो मेरा लिखने का जो पर्पज है ना, यहाँ पे मैंने पेयर टर्म इसीलिए नहीं लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ बाइवेलेंट जमा हो रहे हैं, ठीक है ना। पेयर्ड होमोलॉगस को ही तो बाइवेलेंट बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, यही तो बाइवेलेंट है कि नहीं, यही तो बाइवेलेंट है, ठीक है ना। तो ये जो पेयर्ड होमोसोम जो है ये डिपॉजिट कहाँ हो रहे हैं बेटा, दे आर अरेंज्ड एट इक्वेटर। ये क्या है, अरेंज्ड एट, हाँ अब भी पढ़ दे रहा हूँ बेटा, रुक जाओ। अरेंज्ड एट इक्वेटर, अब देखो, ये देखो बेटा होमोलॉगस, ठीक है ना, होमोलॉगस, ठीक है। होमोलॉगस के बाद क्रोमोसोम लिखो, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज्ड एट इक्वेटर, अरेंज्ड एट इक्वेटर with the help of spindle fiber, with the help of spindle fiber। लिख लिया बेटा। अब इसके बाद मियोसिस वाला पॉइंट लिखो बेटा। इसमें देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ होमोलॉगस टर्म यूज किया हूं बेटा, यहाँ पर लिखा हूं पेयर्ड होमोलॉगस, है ना, पेयर्ड होमोलॉगस। तो यहाँ पर अगर तुमको छोटा सा डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे इस तरह से बना लो, इसके मेटाफेज में तो है माइटोसिस में इस तरह के क्रोमोसोम अरेंज होंगे बेटा, लेकिन मियोसिस में क्या होंगे बेटा, ये पेयर्ड क्रोमोसोम, ये पेयर्ड क्रोमोसोम जो है ये अरेंज होंगे। ये छोटा सा वहां ड्रॉ करके भी रख लो, ठीक है ना। ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये मियोसिस के जो है मियोसिस 1 के मेटाफेज में या मेटाफेज 1 में अरेंज होता है।
जबकि जो माइटोसिस के मेटाफेज में सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज होता है। ठीक है, सारे बच्चों को आ रहा है बेटा समझ में क्लियरली? ठीक ठीक। अब आगे चलते हैं बेटा, ये हो गया मेटाफेज वाली स्टेज हो गई हमारी। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसको हटा रहा हूं मैं, अब हम अगली स्टेज लिखेंगे एनाफेज। एनाफेज, तो यहाँ क्या होता है बेटा, माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लो, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम बना लो और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दो बेटा। बेटा जो भी बेटा जो भी क्वेश्चन नहीं पूछना है बेटा, वो सारे लोग माइक अपना बंद रखो, म्यूट पे रखो। तो ये है बेटा, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रही है ना फेज में, माइटोसिस में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगी तो इस स्टेज में क्या होगा बेटा, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर होंगे वो डबल हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, वो डबल हो जाएंगे। तो लिख लो, अगर ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोसोम है तो ना फेज में क्या हो जाएगा, इस स्टेज में 92 हो जाएगा। ठीक है, 46 अगर क्रोमोसोम है तो ना फेज में क्या होगा बेटा, चूंकि स्प्लिट हो रहा है तो एक क्रोमोसोम दो में कन्वर्ट हो रहा है, तो 46 क्रोमोसोम 92 क्रोमोसोम बना देंगे। तो यहाँ डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गए, डबल हो गए इसमें माइटोसिस के एनाफेज में। अब मियोसिस के एनाफेज में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर जो ऑलरेडी, इसको तुम इस तरह देखो, बाईवेलेंट है, ये बाईवेलेंट है बेटा, ये बाईवेलेंट है। क्या होगा बेटा, ये बाईवेलेंट है, ये सेपरेट होगा, ये बाईवेलेंट जो है ये सेपरेट होगा। ये बाईवेलेंट क्रोमोसोम है बेटा, ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ बाईवेलेंट क्रोमोसोम। ठीक है ना, बाईवेलेंट क्रोमोसोम जो है ये सेपरेट हो गए। तब देखो बेटा, यहाँ पर क्या था, एक क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो रहा था, उसका सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा था, इससे एक से दो क्रोमोसोम बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो ऑलरेडी दो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनचेंज। नंबर रिमेन अनचेंज। ये देख, यहाँ पर भी दो क्रोमोसोम है, ये भी दो, ये तो गिने काउंट तो इसको दो ही करेगा ना बेटा, बाईवेलेंट तभी तो बोल रहा है? ये बाईवेलेंट तभी तो बोल रहे हो तुम उसको, है कि नहीं? ये दो थे, यहाँ पर भी देखो दो हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एक थे, एक से दो बन गए। ये सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? हैंड रेज करके एक बार सारे बच्चे बताओ तो, बाकी सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं है कि नंबर जो है इसमें चेंज नहीं हो रहा है? ठीक है बेटा। तो ये क्या हो रहा है बेटा, क्रोमोसोम नंबर जो है रिमेन अनचेंज। इसको तुम लिख सकते हो, अगर 46 क्रोमोसोम है तो मियोसिस 1 के ना फेज में क्रोमोसोम नंबर जो है 46 ही रहेंगे, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो अनचेंज है। प्लस क्या हो रहा है बेटा, यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पर जो क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम प्लेन लैंग्वेज में लिख सकते हो, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, या क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे हैं। क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग की वजह से एक से दो क्रोमोसोम बन जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं हो रही, सिंपली क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम थे अटैच थे वो एक दूसरे से डिटैच हो गए, तो नंबर इसीलिए चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया बेटा एनाफेज। और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, जो जो क्रोमोसोम जो है वो करस्पॉन्डिंग पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
ये दोनों में ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों में ही जो है जो क्रोमोसोम है वो करस्पॉन्डिंग पोल की तरफ क्या करेंगे बेटा, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब उसके बाद अगली स्टेज में आते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखो कि माइटोसिस की जो एनाफेज में 46 क्रोमोसोम 92 में चेंज हो गए हैं। मियोसिस 1 की एनाफेज में 46 क्रोमोसोम जो है 46 ही रहे, इसमें चेंज नहीं हुए हैं। और क्या हुआ है बेटा, ये 92 क्रोमोसोम जो है ये दो पेयर में, एक पेयर अपर पोल में और दूसरा पेयर लोअर पोल में 46 क्रोमोसोम जो ये डिपॉजिट हो गए हैं। और सेम चीज इसमें भी हुआ है बेटा। क्या हुआ है, ये 46 में से जो 23 क्रोमोसोम जो है वो जो है अपर पोल में चले गए, 23 क्रोमोसोम कहाँ आ गए, लोअर पोल में आ गए। ठीक है ना, टेनाफेज में जो है मूवमेंट की वजह से अपर एंड लोअर पोल में जो है ये डिपॉजिट हो गए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, इसका अगली स्टेज जो है वो है टीलोफेज। टीलोफेज, हाँ बेटा बोलो। अच्छा आप क्या बोल रहे थे, मियोसिस की टीलोफेज में क्या बोल रहे हो? हाँ साइटोकाइनेसिस, हाँ एक्चुअली बेटा एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता है। प्लांट में जो है मियोसिस 2 के बाद ही साइटोकाइनेसिस होता है। प्लांट्स में जो है ना मियोसिस 2 के बाद ही साइटोकाइनेसिस होता है, एनिमल्स में हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स में हो जाता है बेटा, एनिमल्स में हो जाता है। अब माइटोसिस का नेक्स्ट स्टेज आता है बेटा, हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, वो है टीलोफेज। तो देखो टीलोफेज में क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ टू डिप्लॉयड सेल विथ सिमिलर डीएनए कंटेंट एज पेरेंट सेल। ये समझ में आया बेटा सारे बच्चों को? फॉर्मेशन ऑफ टू डिप्लॉयड सेल, टीलोफेज में क्या हो रहा है, हाँ डिप्लॉयड सेल, क्योंकि देखो इसमें 46 क्रोमोसोम वाली सेल बन रही है ना। 46 क्रोमोसोम है तो क्या है, 23 पेयर है, यही तो डिप्लॉयड सेल है। हाँ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल, इसको डिप्लॉयड बोलते हैं, शॉर्ट में डिप्लॉयड टर्म यूज करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो टू डिप्लॉयड सेल, दो सेल बन रही हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है बेटा, 46 है। और चूंकि 46 नंबर क्रोमोसोम जो जस्ट डबल है, 23 पेयर का डबल है, 23 क्रोमोसोम का डबल है, इसलिए हम उसको नॉर्मल सेल को डिप्लॉयड सेल हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्रोमोसोम का दो सेट है, एक क्रोमोसोम का दो सेट है नॉर्मल सेल में, इसीलिए हम उसको नॉर्मल सेल को डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। और गैमिट जो होती है वो हैप्लॉयड सेल हो जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ टू डिप्लॉयड सेल विथ सिमिलर डीएनए कंटेंट एज पेरेंट सेल, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा अगेन फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल विथ डीएनए कंटेंट। इसमें आगे का कंप्लीट करो। जो दो हैप्लॉयड सेल बन रही है बेटा मियोसिस 1 के बाद, उनका डीएनए कंटेंट कैसा होगा, पेरेंट के हाफ होगा, इक्वल होगा कि डबल होगा? मियोसिस 1 में जो सेल बनी है उनका जो डीएनए कंटेंट है वो क्या, इक्वल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। डीएनए कंटेंट इक्वल टू द, हाँ इक्वल टू द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के इक्वल होगा। ठीक है, पेरेंट सेल के इक्वल होगा। कौन सा टर्म बेटा, क्या टर्म समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट? इक्वल टू द पेरेंट सेल इसलिए होगा क्योंकि देखो जब एस फेज में अगर देखोगे, एस फेज में क्या होता है बेटा, जब सिंथेसिस होती है, सपोज करो बेटा हमारी बॉडी में जो है टोटल डीएनए कंटेंट को मैं 2C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, हमारी नॉर्मल सेल में जो है बेटा डीएनए कंटेंट हमारा 2C है। एस फेज में क्या हो रहा है बेटा, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, ये 2C किस में कन्वर्ट हो गया, 4C में कन्वर्ट हो गया। डीएनए कितने में कन्वर्ट हो गया बेटा, 2C 4C में कन्वर्ट हो गया। लेकिन याद रखो बेटा
नॉर्मल सेल में जो है क्रोमोसोम नंबर 46 रहता है, ये क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, ये 46 ही रहेगा। उसका रीजन ये है कि नॉर्मल क्रोमोसोम को इस तरह से होना चाहिए बेटा, नॉर्मल क्रोमोसोम को इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के बाद एक क्रोमोसोम जो है वो ऐसे हो जाता है। तो कहने का मतलब आप ये समझो कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए को कैरी करने वाला बैग है, क्रोमोसोम जो है डीएनए को कैरी करने वाला बैग है। और क्या हो रहा है कि जब एस फेज में आप जो है कंटेंट बढ़ा रहे हो, आप जो है डीएनए का कंटेंट आप बढ़ा रहे हो, जस्ट डबल कर दे रहे हो, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि हम बैग का नंबर नहीं बढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर आप बैग का नंबर नहीं बढ़ा रहे हो तो उसी एक बैग में ही आपको डबल कंटेंट लेके जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही होता है, इसलिए आपको क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड के आर्म दिखते हैं, ठीक है। तो एस फेज में क्या हुआ बेटा, एस फेज में जो है आपका डीएनए कंटेंट जो है वो 4C हो गया, क्रोमोसोम नंबर 46 रहा। अब क्या होगा बेटा, मियोसिस में ये 46 क्रोमोसोम जो है इसमें से 23 क्रोमोसोम एक सेल में चला गया, 23 क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला गया। और डीएनए कंटेंट देखो बेटा 4C है, तो 4C में से हाफ जो है 2C एक सेल में गया और 2C दूसरे सेल में गया। तो देखो क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो रहा है, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है जो 2C था पेरेंट का, उसके बराबर ही रह रहा है, डीएनए कंटेंट जो है वो हाफ नहीं हो रहा है। तो यही ब्यूटी है बेटा। क्या चीज? हाँ तो मियोसिस में तो हेप्लाइड होगा ना, तो यही तो हेप्लाइड हो रहा है 24। तो मियोसिस में क्यों डिप्लॉयड होगा? नहीं, मियोसिस के बाद तो हेप्लॉइड ही बनेगा ना, कैसे डिप्लॉयड बनेगा बता। बेसिक तो नहीं नहीं, मियोसिस 1 के बाद हेप्लॉइड ही बनेगा बेटा। जो क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो जाएगा ना, तू खुद सोच। मियोसिस 1 अभी तो पढ़ाया तुम लोग को, मियोसिस 1 में क्या हुआ है। मियोसिस 1 में, मियोसिस से पहले की स्टेज मेरे को बताओ क्या हो रहा है। मियोसिस की जो तुम्हारी मियोसिस में अगर मैं बात करूं उसकी लास्ट स्टेज टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस की जस्ट स्टेज है टीलोफेज। टीलोफेज से पहले एनाफेज है, ठीक है। इसको बीच में लिख रहा हूं बेटा। अब मेरे को बताओ, अभी सोच के बताना। ये जो है, ये देखो, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ। ये मियोसिस के किस स्टेज को, मियोसिस के किस, ये टीलोफेज को कर रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम एनाफेज को, हाँ एनाफेज। ये मियोसिस 1 के एनाफेज को, मियोसिस 1 के एनाफेज को कर रहा है। ये किसको कर रहा है बेटा, ये माइटोसिस के एनाफेज को, ठीक है ना, माइटोसिस का एनाफेज है। अब देखो मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या हो रहा है बेटा, ये इसको इसको तुम मानो 23 क्रोमोसोम है, ये 23 क्रोमोसोम है, तो टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। आ रहा है समझ में? एक एक क्रोमो ये 46 क्रोमोसोम है। ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे अलग अलग हो गए, ये पेयर्ड क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। क्या हो गया आपको, ये 23 क्रोमोसोम एक मिल गया और ये 23 क्रोमोसोम का एक सेट मिल गया, टोटल 46 क्रोमोसोम ही है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये जो एक क्रोमोसोम है ये दो में कन्वर्ट हो गया। अगर एक जो है 46 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कितने होगा, 92 क्रोमोसोम होगा। अब ये 92 क्रोमोसोम दो सेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो 46 46, ये 46 क्रोमोसोम दो सेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 23 एंड 23। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में जा रहा है, डीएनए कंटेंट भूल जाओ तुम क्रोमोसोम पे ध्यान दो। तभी तो मैं जो लास्ट ऑप्शन दिखाया हूं कि मियोसिस 1 के बाद और माइटोसिस के बाद दोनों ही कंडीशन में जो सेल बन रही हैं, दोनों ही सेल में क्या डीएनए कंटेंट उतना ही है,
डीएनए कंटेंट में फर्क नहीं आ रहा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया है किसमें, मियोसिस 1 में। ये देखो यहां से देखो हाफ हो रहा है कि नहीं, लेकिन अब देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्रोमोसोम ऑलरेडी इसमें इसमें डीएनए कंटेंट जो है 2C है, 2C की जगह कितना है बेटा, जस्ट डबल है। डीएनए कंटेंट कितना हो गया, जस्ट डबल हो गया, 2C की जगह कितना है इसमें, 4C डीएनए कंटेंट है, 4C डीएनए कंटेंट है। तो क्या होगा बेटा, 23 क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट 4C है, इसको जस्ट 46 में कन्वर्ट कर दूं तो कितना होगा, 46 के करस्पॉन्डिंग ये 2C हो गया कि नहीं। हाँ नहीं, ये ये तुम एक डीएनए के कंटेक्स्ट में देखो, जैसे ये एक डीएनए, ये डीएनए, ये सी है, बिल्कुल ठीक। अब ये जो है, ये डीएनए, ये कितना, 2C, लेकिन अब तुम देखोगे क्या है, ये डीएनए क्या पेयर्ड है, पेयर्ड है कि नहीं, पेयर्ड है कि नहीं बेटा। हाँ, तो पेयर्ड अगर लोगे तो कितने हो जाएंगे, ये पेयर्ड है ना। एक मिनट, इसको तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, टेट्राइड में नहीं होगा बेटा। देखो देखो इसको ना तुम सिंपल इस लॉजिक से याद रखो। देखो अब तुम 2C भूल जाओ, तुम ये सोचो कि नॉर्मल डीएनए कंटेंट बॉडी में हमारे C है, ठीक है, नॉर्मल डीएनए कंटेंट कितना है बेटा, C है। और देखो ये नॉर्मल एक क्रोमोसोम है, अभी तुम इसको 4C में भी कन्वर्ट करते हैं। देखो नॉर्मल डीएनए कंटेंट जो है और नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा दिखना चाहिए। एस फेज के बाद क्या हो गया बेटा, तो नॉर्मल डीएनए कंटेंट अब 2C मान रहे हो। अब नॉर्मल डीएनए कंटेंट तो कितना हो गया बेटा, एक क्रोमोसोम में 2C हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी स्टार्टिंग ही 2C से कर रहा हूँ, 2C हम इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर में होते हैं। तो एक पेयर को अगर आप C से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों पेयर को आप 2C से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो 2C है ना, टोटल डीएनए है बेटा। तो ये अगर मैं इसको नॉर्मल डीएनए बोल रहा हूँ कि एक क्रोमोसोम में 2C है, तो रेप्लीकेशन के बाद यहाँ 2C की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 4C हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, तुम चलो 2C से शुरुआत करो, चलो अब हम 2C मान ले रहे हैं, 2C से अब बनाते हैं, ठीक है। चलो अब C और 2C हम बनाते हैं, ठीक है। मान के चलो कि नॉर्मल डीएनए कंटेंट C था, रेप्लीकेशन के बाद एक 2C हो गया, ठीक है। इससे हम शुरू करते हैं, इसी से हम बनाते हैं। अब देखो, अब इससे देखो, अब क्या होगा, 2C, 2C हैप्लॉयड है, नहीं 2C क्यों हैप्लॉयड होगा, ये C, ये जो C कंटेंट है ये नॉर्मल सेल में, नहीं ये भी हैप्लॉयड नहीं है, ये भी हैप्लॉयड नहीं, इसीलिए तो हम उसको 2C रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा, ये तुम नंबर डिनोट, जैसे तुम देखो 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम को टोटल डीएनए को तुम C मानो या 2C मानो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन 2C से चूंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसीलिए हम इसको 2C मान के चलते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम का टोटल डीएनए है, आपने उसको 2C मान रहे हो, ये बस रैंडम नंबर है बेटा। इसको तुम 8C मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको तू 10C मान ले, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये सिंपल एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम एक आर्बिट्रेरी जो है नंबर मान लिए हैं कि जो टोटल डीएनए कंटेंट जो है 46 क्रोमोसोम का वो 2C है। तो देखो अगर तुम 2C मानोगे, तो अगर हम एक ही क्रोमोसोम ले रहे हैं, अभी एक ही क्रोमोसोम ले रहे हो, तो क्या हो रहा है बेटा, एक क्रोमोसोम को लो तुम, एक क्रोमोसोम, ये रेप्लीकेशन के पहले ऐसा था बेटा, और इसका टोटल डीएनए हमने 2C माना रेप्लीकेशन से पहले। रेप्लीकेशन के बाद क्या हो गया बेटा, इसमें 2 आर्म बन गई, तब ये 2C की जगह क्या हो गया बेटा, 4C हो गया। यही तो हम कर रहे हैं इसमें। तो तुम नंबर पे मत जाओ, इसको C, वो हमने हमने कंटेंट ही ज्यादा मान के रखा है, ठीक है ना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी होता है, इसीलिए हमें मान के चलते हैं कि इनिशियल डीएनए 2C होता है टोटल बॉडी में, ठीक है। सी से भी कर सकते हो, सी से करोगे तो 0.5 हो जाएगा। सी से करके दिखा रहा हूँ, देखो सी से करो, सी से क्यों नहीं कर सकते हो। देखो हाँ, अगर मान लो कि टोटल डीएनए कंटेंट इनिशियली सी था, रेप्लीकेशन के बाद कितना हो गया बेटा, 2C हो गया, 2C हो गया। अब देखो, अब ये जो है माइटोसिस में, माइटोसिस के एनाफेज में एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन गए। इस क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट अब अगर आप C से मान रहे हो, तो इस क्रोमोसोम में 2C कंटेंट होना चाहिए। तो एक क्रोमोसोम में C, दूसरे क्रोमोसोम में अगेन C, ये आ गया।
और क्या ये जो है ये जो है एक सेल बना लेगा और ये जो है दूसरी सेल बना लेगा, तो दोनों में डीएनए कंटेंट कितना आ गया, सीसी आ गया। आ रहा है बात समझ में बेटा? और ये एक सपोज करो, ये टोटल ये जो एक क्रोमोसोम जो है, ये जो एक क्रोमोसोम है टोटल 46 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 46 में बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए टोटल 46 नंबर को एक ही रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो एक से अगर दो क्रोमोसोम बन रहे हैं तो 46 से कितने बनेंगे बेटा, 92 बनेंगे। तो ये जो 92 क्रोमोसोम जो बन रहे हैं बेटा, तो एक सेल में जो है, एक सेल में 46 क्रोमोसोम आ गया, दूसरे सेल में कितना आ गया, 46 क्रोमोसोम आ गया। तो अगर आप सी से स्टार्ट कर रहे हो, पेरेंटल सेल में सी क्रोमोसोम मान रहे हो, तो माइटोसिस के बाद जो सेल बन रही है उसमें क्रोमोसोम नंबर भी 46 है और डीएनए कंटेंट क्या है बेटा, सी है। और अगर 2C से स्टार्ट करोगे, इनिशियल डीएनए कंटेंट अगर 2C मानोगे तो यहाँ 2C आ जाएगा। आ रही बात समझ में? वो नंबर है बेटा, उसको आप मतलब उसको चाहो तो 10C मान के कैलकुलेट कर लो, ठीक है, वो जस्ट नंबर है, ठीक है, उसको 10C मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। कैलकुलेट क्या बोल रहे हो बेटा? अभी ये तो माइटोसिस बना, अभी मियोसिस बता रहा हूँ ना, हैप्लॉइड क्यों नहीं होगा, अभी बनेगा, देखो, ठीक है। अब देखो ये माइटोसिस क्लियर है ना, माइटोसिस में तो डाउट नहीं है अभी किसी को? बेटा देखो, डिप्लॉयड हम इस बेसिस पे नहीं बोलते हैं कि वो दो क्रोमेटिड रहता है। डिप्लॉयड सेल हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे क्रोमोसोम पेयर्ड है, क्योंकि 23 पेयर है ना, ये 23 पेयर हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से 23 क्रोमोसोम मदर से आ रहा है और 23 क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है। तो डिप्लॉयड का रीजन ये डीएनए कंटेंट के बेसिस पे हम उसको हैप्लॉयड या डिप्लॉयड नहीं बोल रहे हैं, हम क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे बोल रहे हैं। क्योंकि बेटा जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो टोटल 46 नंबर है, उसमें से एक जो है 23 पेयर जो है 23 नंबर जो है फादर से आ रहा है, 23 नंबर क्या है, मदर से आ रहा है। तो क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे हैप्लॉयड या डिप्लॉयड है, डीएनए कंटेंट के बेसिस पे हम उसको हैप्लॉयड या डिप्लॉयड नहीं बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये क्रोमोसोम का नंबर है बेटा, ठीक है, ये डीएनए कंटेंट से हम नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये एग्जैक्टली जो है, ये क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम जो है सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, अब देखो मियोसिस में क्या होगा। देखो अब मियोसिस में क्या होता है बेटा कि ये एक क्रोमोसोम है, ये पेयर्ड हो गया है मियोसिस 1 में, आ गया ना? सारे बच्चों को आ गया बेटा? सारे बच्चों को आ गया? हैंड रेज कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे की चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक। जिस भी बच्चे को नहीं आया ना बेटा, इसके क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आप बनाना और इसको एक बार पढ़ के फिर पर्सनली जैसे बाकी बच्चे पूछ रहे हैं ना, आप लोग भी क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। क्वेश्चन पूछने से बहुत सारी डाउट क्लियर होते हैं, पूछने से नहीं डरना। ये सेपरेट हो, हाँ हैप्लॉइड, क्योंकि ये इसमें क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम क्या बना लेते हैं, 92 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइटोसिस के एनाफेज में 46 क्रोमोसोम 92 में कन्वर्ट हो गए। मियोसिस 1 के एनाफेज में 46 क्रोमोसोम, इसमें स्प्लिटिंग नहीं होती, ये बस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। ये 46 में से जो 23 जो है वो एक सेल में चले गए, 23 दूसरे सेल में चले गए, बस यही हो रहा है। तो चूंकि क्रोमोसोम नंबर देखो बेटा हाफ हो रहा है, मैं डीएनए कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो हम क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे बोलते हैं, ना कि डीएनए कंटेंट के बेसिस पे। क्रोमोसोम नंबर बेटा इसको ना अब तुम लोग अब एक बार तुम लोग अब खुद से पढ़ो, ठीक है ना, इसको तुम जो है इसको तुम पढ़ के रखो। नेक्स्ट लेक्चर तुम लोग के लिए मैं आधे घंटे पहले स्टार्ट करता हूँ, जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया है ना, एक बार पढ़ के रखो, मैं 3:30 से क्लास स्टार्ट करूंगा आपके लिए, ठीक है। 30 मिनट में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे इसके डायनामिक्स क्या है, कि किस तरह से जो है क्रोमोसोम नंबर जो है 46 से 92 में, 92 से अगेन 46 में, 46 से 23 में चेंज हो रहा है। क्योंकि आप जब तक थोड़ा सा सेल्फ स्टडी नहीं करोगे अब थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को अब आ गया है समझ में। आप कौन बोल रहे हो बेटा, आप किसने बोला अभी कि नहीं आया है?
हाँ, तो एक बार पढ़ के रखना बेटा वर्षा। नेक्स्ट क्लास में 30 मिनट बिफोर स्टार्ट करूंगा, ठीक है? 30 मिनट पहले हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है? और ये बताओ मुझे कि जितने जो बच्चे हैं कि प्रोफेज में क्या क्या होता है बेटा? प्रोफेज का एक बार स्टेज बता बेटा मेरे को वर्षा। प्रोफेज में क्या क्या होता है? जो माइट जो प्रोफेज जो है, म्यूसिस का जो प्रोफेज है बेटा वर्षा, उसमें क्या क्या होता है एक बार बताओ मेरे को। हाँ, म्यूसिस के जो प्रोफेज में, म्यूसिस 1 के प्रोफेज में स्टेजेस बताओ क्या क्या होते हैं। हाँ, वेरी गुड, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो दोनों में होता है बेटा, माइटोसिस में भी होगा, म्यूसिस में भी होगा। म्यूसिस में ये सब क्या, और क्या होता है? बाइवेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। बाइवेलेंट फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट। तो बाइवेलेंट का मतलब क्या है बेटा? बाइवेलेंट क्या है? इसको एक बार पढ़ के रखो बेटा, ठीक है? इनको एक बार तुम इसको थोड़ा सा पढ़ के रखो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एकदम 30 मिनट बिफोर जो है, आप लोग जिनको भी नहीं समझ में आया बेटा ना, एक बार 30 मिनट बिफोर आप लोग आ जाना। मैं सारी चीजें एक बार बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। बहुत इजी है बेटा, एक बार थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमको। तो ये है बेटा मेजर डिफरेंस मियोसिस एंड माइटोसिस में, जो हम लोग अभी तक देख चुके हैं। अब उसके बाद इसमें लास्ट जो 5 मिनट का टॉपिक बचा है, उसको मैं कवर करता हूँ। वो है कि जो माइटोसिस जो है वो क्यों होती है? सेल ग्रोथ के लिए हो रही है। माइटोसिस के लिए जो होता है बेटा, दो चीजें हम देखते हैं। वो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है? उसके अलावा बेटा न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेशियो। ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ बेटा, ठीक है? बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि सेल डिवाइड क्यों होती है। एक्चुअली बेटा देखो, अगर सेल की साइज कुछ इस तरह से है और इसका न्यूक्लियस है बेटा, कुछ समय बाद क्या होगा बेटा, ये सेल की साइज बड़ी हो गई और फिर इसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की साइज कुछ खास नहीं बढ़ता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये जो न्यूक्लियस ही है, यही पूरे सेल को रेगुलेट करता है। तो जैसे ही सेल की साइज बढ़ती है, आप क्या एक तरह से न्यूक्लियस को समझो किंग है, ठीक है ना? और ये जो साइटोप्लाज्म जो है, ये उसका पूरा जो है इसका राज पाट है, एरिया है जहाँ इसको राज करना है। तब क्या बेटा, अगर जैसे ही इसका साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ गया, इसका डायमीटर बढ़ गया, अब न्यूक्लियस जो है इस सेल के को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जैसे ही कंट्रोल नहीं कर पाता, ये सेल क्या होती है बेटा, दो सेल में डिवाइड होता है, ठीक है? तो मान के चलो बेटा कि जब भी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो ऑल्टर होता है, जब भी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो ऑल्टर होता है, तो सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है। न्यूक्लियस टू, ये रेशियो है बेटा, रेशियो, रेशियो, ठीक है? यहाँ ये लिखो बेटा, ज्यादा ऊपर वाला जो टर्म है ना, ज्यादा ज्यादा जरूरी, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसको लिखो, इज मेजर स्टिमुलस फॉर सेल फॉर माइटोसिस, इज मेजर स्टिमुलस फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के लिए बेटा ये मेजर स्टिमुलस होता है, ठीक है? न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इज मेजर स्टिमुलस फॉर माइटोसिस। ये टर्म याद रखना बेटा, डायरेक्ट इसी लाइन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? नीट में पूछता है, ठीक है? नीट में स्पेशली एम्स में पहले पूछता था काफी। इस लाइन को ध्यान रखना। तो ये बेटा ये लेक्चर आपका हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। उससे फिर आपका जो है ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट बेटा, मैं अपने सिस्टम को लिंक कर रहा हूँ।
और सारे बच्चे बेटा पढ़ के रखना इसको, ठीक है। अभी तुम लोग को वेक्टर में क्या क्या हो गया बेटा, क्या क्या पार्ट आप लोग का वेक्टर में कंप्लीट हो गया अभी तक? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अभी नहीं हुआ। डॉट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है, बता। डॉट होगी चल रहा है, ओके। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं बेटा। एक मिनट दिखाई क्यों नहीं रहा? हाँ, क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा आप लोगों को सारे? पहला फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करो। हाउ मेनी क्रोमोसोम shall be present in a diploid cell at mitotic anaphase if its egg cell has 10 chromosome? हैं, अगर 10 बेटा अगर बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन, ओके। इसको देखो बोल रहा है कि ये एग सेल बोल रहा है बेटा। एग सेल क्या होती है बेटा? हेप्लॉयड होती है। तो हेप्लॉयड नंबर कितना है बेटा? 10 है। हेप्लॉयड नंबर है 10 है, ठीक है। तो अगर ये हेप्लॉयड नंबर 10 है, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़, तू एकदम फास्ट आंसर कर रहा है। इसको इसको अभी करेक्ट कर, अभी देख फिर से क्या होना चाहिए। ये माइटोटिक एनाफेज बोल रहा है, तो ये हेप्लॉयड सेल है बेटा। हेप्लॉयड सेल है तो सोमेटिक सेल में नंबर कितना हो गया? 20 हो गया। तो माइटोसिस के एनाफेज में कितना होगा बेटा? 20 का 40 हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं? ये बता मेरे को कि जो एक्स सेल जो है, एक्स सेल हेप्लॉयड होती है कि डिप्लॉयड होती है? एक्स सेल हेप्लॉयड होती है। तो एक्स सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना दे रहा है? 10। तो सोमेटिक सेल में कितना होगा? ये हेप्लॉयड सेल है तो जो सोमेटिक डिप्लॉयड सेल में कितना होगा? 20 होगा। तो अभी इस 20 सेल का तुम माइटोसिस करवा रहे हो, 20 क्रोमोसोम वाली सेल का माइटोसिस हो रहा है। तो ये जो 20 क्रोमोसोम है इसकी माइटोसिस के एनाफेज में कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये देख क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है माइटोटिक एनाफेज बोल रहा है ना। देख पूछा क्या है उसने, बोला माइटोटिक एनाफेज बोला है ना, है? तो माइटोटिक एनाफेज है तो क्या होगा? हम्म? हाँ, बिल्कुल। ये इतने इजी क्वेश्चन नीट और एम्स में नहीं आते हैं बेटा कि जो एकदम तुरंत बन जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखो, तुम लोग को याद रखना है बेटा कि नीट जो है बहुत ज्यादा इजी एग्जामिनेशन है, हमको सिली मिस्टेक से अवॉइड करनी है, ठीक है। तो और तो इस पे ध्यान दो, ठीक है। क्रोमोसोम एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग एट विच फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस? सबसे ज्यादा कॉइलिंग किस फेज में आपको मिलेगी?
वो सबसे अच्छा कब दिखता है क्रोमोसोम आपको? हाईली क्वाइल्ड स्टेज कब होती है? क्रोमोसोम को बेस्ट स्टडी हम किस स्टेज में कर पाते हैं बेटा? मेटाफेज। 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 ठीक है, तो मेटाफेज में जो है ना सबसे बढ़िया से क्रोमोसोम आपको दिखेगा, क्योंकि वेल कंडेंस होता है, इसके स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। तो मेटाफेज क्रोमोसोम जो है उसको हम काफी क्लियरली जो है हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। हम्म। ओके। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको हमको मैच करना है बेटा। ठीक है, इसमें देखो आप लोग एक जो है बुकेट स्टेज मैंने आपको नहीं बताया है, तो क्या चीज बेटा? अच्छा, 3 का सेकंड है। बहुत अच्छा। देखो कई बार क्या होगा, तुमको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, वेरी गुड, कि जिसमें आप लोगों ने कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन बाकी ऑप्शंस को अगर आप मैच करोगे तो बिल्कुल मैच हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। सेकंड। बुकेट स्टेज क्या होता है बेटा? ये ना लेप्टोटीन में होता है, मियोसिस की लेप्टोटीन में होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर, जो 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 सेंट्रोमियर होता है ना, जो क्रोमोसोम जो बन रहे हैं, एक तो जब क्रोमोसोम जब लेप्टोटीन में बनते हैं तो इनिशियली जो होते हैं काफी थिन होते हैं, काफी थिन होते हैं। और थिन होने के साथ साथ क्या होता है बेटा, इनके जो सेंट्रोमियर होते हैं, जितने भी क्रोमोसोम है, सारे क्रोमोसोम को जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोसोम की तरफ होते हैं, सेंट्रियोल की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, मतलब एक साइड में आ जाते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो सब एक साइड आ गए। तो क्या होगा, क्रोमोसोम ऐसे बढ़िया फ्लावर बुके जैसा दिखता है। कैसा दिखेगा? फ्लावर के बके जैसा, बुकेट जैसा। इसको बुकेट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? कि जो पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो है ना, वो सब जो है वो एक साथ ऐसे अरेंज हो जाते हैं लेप्टोटीन स्टेज में। इनका सेंट्रोमियर एक तरफ आ गया और जिनके क्रोमेटिड जो है वो दूसरी तरफ चले गए, ऐसे अरेंज रहते हैं। सिर्फ लेप्टोटीन में देखने को मिलता है, तो इसको बुकेट स्टेज बोलते हैं। ये बुकेट स्टेज। नहीं नहीं, माइना फेज में नहीं, माइना फेज में तो अलग अलग जगह रहते हैं, एक साथ कहाँ रहते हैं? लेकिन वो दो दो सारे के सारे नहीं मिलेंगे ना बेटा, एक साथ रहते हैं। उसमें देखोगे हाफ क्रोमोसोम ऊपर हाफ नीचे रहेंगे ना एनाफेज में। ठीक है ना, इसमें सारे एक साथ आते हैं, इसीलिए बुकेट स्टेज है। ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द टू इवेंट रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लाइफ साइकिल? नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है कैसे रिस्टोर होता है? माइटोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड माइटोसिस, ओनली मियोसिस? क्या होना चाहिए बच्चों? बाकी बच्चों भी रिस्पॉन्ड करो। हैं? फर्टिलाइजेशन एंड माइटोसिस। अच्छा, अब ये बोल रहा है सेकंड होगा ना बेटा। देखो मियोसिस में क्या होगा, जैसे सपोज कर बेटा कि 2n नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर 2n है। मियोसिस के बाद क्या हुआ बेटा, क्रोमोसोम का नंबर n हो गया। अब ये दो n और n सेल जो फ्यूज होके अब फिर क्या बना ली बेटा, 2n बना ली। तो दो n और n सेल कब मिलती है बेटा? फर्टिलाइजेशन में मिलती है। आ रहा समझ में? अब तुम बोल रहे हो ये होगा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। जिसने भी सेकंड जो पहले बोला बेटा वेरी गुड। ठीक है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब ये अगला आंसर करो, ड्यूरिंग G2 फेज डिप्लॉयड सेल कंटेन द अमाउंट ऑफ डीएनए इक्वल टू ए, G2 फेज में डीएनए अमाउंट कितना होगा? हाँ लेकिन ऑलरेडी हम उसको डिप्लॉयड मान रहे हैं ना बेटा। देख इसमें इस फिर क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़। हाँ टेट्राप्लाइड। ठीक, आते हुए गलत मत करना। ठीक है, टाइम ले। ठीक है, टाइम लेके उसको करो, ये तो आदत जाती नहीं है बेटा। ठीक है, कई बार मैंने बहुत अच्छे बच्चों को देखा है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है हमको। अभी से एकदम एक चीज बिल्कुल अपने को बांध लेना है कि आते हुए क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करने हैं हमको। ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ म्यूसिस? ये आपके प्रैक्टिकल में आएगा बेटा इस साल, याद रखो। बेस्ट जो होता है रूट अपेक्स होता है। रूट अपेक्स में क्या होता है, हाई डिवीजन कैपेसिटी होती है, तो उसमें डिविजनल रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, डिवाइड जो है। अच्छा सर, सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रूट अपेक्स में माइटोसिस सोच रहा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। ओवरी देखो मैं खुद गलत किया।
जल्दी में पढ़ के जल्दी आंसर किया, इसका आंसर ओवरी होगा। वेरी गुड। नहीं, ओवरी से भी अच्छा एंथर होगा। ओवरी को निकालना डिफिकल्ट है ना बेटा, ओवरी को तुमको ऑब्टेन करना, ह्यूमन मतलब एक तरह से बॉडी का ऑर्गन है ना, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको किल करना पड़ेगा। क्यों? एंथर में तो होगा ही ना। एंथर जो है, हाँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं? एंथर में बनते हैं। हाँ, एंथर होगा बेस्ट आंसर। ठीक है, गुड। अब देखो ये अगला बनाओ, सेवंथ क्वेश्चन। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर, इट इज विजिबल और फाउंड फ्रॉम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल, वेरी गुड, जाइगोटिन टू पैकेटिन, वेरी गुड आंसर। जाइगोटिन से पैकेटिन के बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि जाइगोटिन में क्या हो रहा है बेटा, साइनेप्सिस हो रही है, और पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और डिप्लोटिन में क्या होता है बेटा, सेल जो है सेपरेट हो जाती है। ये आंसर ठीक है, बिल्कुल ये होगा आंसर, वन होगा। ये मैं आपको पूरी शीट भेजवा दूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। सबसे पहला है बेटा लेप्टोटिन, फॉर्मेशन ऑफ बाई डिप्लोटिन, कियाज्मा पियर। ठीक है, बिल्कुल। पैकेटिन, कियाज्मा बिल्कुल गलत है, जाए नहीं, बिल्कुल ठीक है बेटा, डिप्लोटिन सही आंसर, डिप्लोटिन। ठीक है ना। नाइन्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ म्यूसिस क्रोमोसोम आर थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक। ये क्लासिकल क्वेश्चन है बेटा, नीट में बार बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसका आंसर याद होना चाहिए आपको बिल्कुल। लेप्टोटिन, वेरी गुड। लेप्टोटिन, वेरी गुड, लेप्टोटिन है बेटा। तो लेप्टोटिन स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा, ये थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें बुके स्टेज बन रहा है। ठीक है, ये जो थिन लॉन्ग क्रोमोसोम है एक जगह एक साथ अरेंज हो जाते हैं, बुकेट स्टेज इसीलिए इसमें आता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा म्यूसिस इन्वॉल्व, म्यूसिस इन्वॉल्व क्या है बेटा, वन न्यूक्लियर डिवीजन एंड वन क्रोमोसोम डिवीजन, टू न्यूक्लियर डिवीजन एंड वन क्रोमोसोम डिवीजन, वन न्यूक्लियर डिवीजन एंड टू क्रोमोसोम डिवीजन, टू न्यूक्लियर डिवीजन एंड टू क्रोमोसोम है। इसमें क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम दो बार डिवाइड हो रहे हैं, एक बार तो म्यूसिस वन में अगर क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है तब तो फिर तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता ना, उसमें तो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, तो क्रोमोसोम, हाँ वेरी गुड। तो क्या होगा इसका आंसर, कि म्यूसिस में जो न्यूक्लियर डिवीजन टू टाइम होता है और क्रोमोसोम डिवीजन कितने टाइम होता है, वन टाइम होता है, तो सेकंड आंसर होगा। ठीक है ना, इसका आंसर सेकंड होगा बेटा, टू न्यूक्लियर डिवीजन एंड वन क्रोमोसोम डिवीजन। ठीक है, ये होगा इसका आंसर बेटा। इन म्यूसिस सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड्स ड्यूरिंग, मियोसिस में सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है बेटा, देखो, एनाफेज ऑफ, वेरी गुड, एनाफेज ऑफ मियोसिस टू, वेरी गुड आंसर। ठीक है, याद रखो बेटा, सेंट्रोमियर का डिवीजन तो हमारा जो है एनाफेज में ही होता है, और हमको पता है कि जो मियोसिस टू जो है वो माइटोसिस जैसा ही है, तो आंसर क्या होगा, एनाफेज ऑफ मियोसिस टू, क्वेश्चन नंबर वन। तो देखो बेटा, आज जो सीट भेजूंगा आप लोग थ्योरी पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा आप लोग सॉल्व कर लेना, तो मोस्ट ऑफ द जो आपके दिमाग में जो डाउट्स हैं इससे क्लियर हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा, फर्स्ट गैप फेज इन सेल साइकिल इज, फर्स्ट गैप फेज इन सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल का जो फर्स्ट गैप फेज क्या है, इसको देखो तुम थोड़ा सा ना इसको इसको बना के रख लो। देखो फर्स्ट गैप फेज जो है G1 है, देन क्या है बेटा, S फेज है, देन G2 फेज है, देन M फेज है, देन अगेन G1 फेज है। अब देखो, अब इससे आंसर करो, तो इसमें क्या है बेटा, कौन सा हाँ, क्या बोल रहा है बेटा, एक एक करके बोलो बेटा, एक एक करके बोलो। एक मिनट रुक जाओ, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं बेटा अपना माइक बंद कर दो। क्या क्या बोल रहे हैं बेटा, आवाज तेरी क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में, जहां डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का प्रिपरेशन जो है, रेप्लिकेशन का प्रिपरेशन कहाँ होगा, वो G1 फेज में होगा। अच्छा, डीएनए का सेपरेशन, डीएनए सेपरेशन जो है आप देखोगे तो एना फेज में ही हो रहा है ना, म्यूसिस वन के एना फेज में डीएनए सेपरेट हो रहे हैं।
क्या चीज पूछ रहा है बेटा? इंटरवल बिटवीन माइटोटिक फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी गुड, ये फर्स्ट आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, M फेज के बाद फिर क्या आ गया? G1 फेज। तो S फेज और M फेज के बीच की जो स्टेज है बेटा, वो क्या है? वो फास्ट गैप फेज है, ठीक है। इस डायग्राम को याद रखना, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हो तो नहीं बनेगा एग्जाम में आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है बेटा, ठीक है। एग्जाम में हमको हड़बड़ाना नहीं है। इसका फर्स्ट आंसर है बेटा 12 का। नेक्स्ट है बेटा, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट। पहला ऑप्शन रेप्लिकेटेड डीएनए टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज, सेकंड ऑप्शन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ज्वाइंट एट द सेंट्रोमियर, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम ज्वाइंट एट द सेंट्रोमियर। क्या होना चाहिए 13 का आंसर? अरे टू क्रोमेटेड, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब क्या है बेटा, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड आ गए, ये क्यों दो क्रोमेटिड क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं? एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है उसकी वजह से आए हैं ना। पैट और ऐसे तो दो क्रोमोसोम है ना बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम तो ये है, ये दो क्रोमोसोम रहते हैं। तो जो एक क्रोमोसोम से, एक ही सेंट्रोमियर से जो दो क्रोमेटिड अटैच हैं, वो क्यों अटैच होते हैं? ये क्यों हो जा रहे हैं दो क्रोमेटिड? हैं? ये है बेटा रेप्लिकेटेड डीएनए टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा, कि सपोज करो ये नॉर्मल सेल है, हाँ, अरे मैं क्या पॉइंट लिखवाया था, मेटाफेज क्रोमोसोम। देखो, जो तुम्हारा म्यूसिस 1 का जो मेटाफेज है, उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम ज्वाइंट जरूर है बेटा, ठीक है, उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम ज्वाइंट जरूर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन इस वाले, इस पेयर के, इस बाइवेलेंट की बात नहीं कर रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि सेल डिवीजन में एक क्रोमोसोम में आपको दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन देयर आर टू क्रोमेटिड प्रेजेंट इन ए सिंगल क्रोमोसोम, सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? अब बताओ, इसका आंसर करो, अब क्या होना चाहिए? तुम लोग उसको मिस इंटरप्रीट कर रहे हो, ये बाइवेलेंट के बारे में क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड प्रेजेंट हैं, वो पूछ रहा है ये दो क्रोमेटिड क्यों है, ये एक ही क्यों नहीं है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है, ये बाइवेलेंट नहीं पूछ रहा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? अब इसी वजह से एक होगा। हाँ, ये सारे क्वेश्चन एम्स के हैं, एमसीजी क्वेश्चन कभी नहीं देता है, ठीक है, ये सारा पेपर ही आपका एम्स का ही है। तो बेटा ये जो है रेप्लिकेटेड डीएनए टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज, और इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग खुद से एक बार फिर से करना है दोबारा, ठीक है, आज मैं भेजूंगा, और इसमें जिसमें भी आपको दोबारा डाउट लगेगा आप लोग पूछ लेना, क्वेश्चन से ही पूरे डाउट क्लियर होते हैं बेटा, याद रखना। किसी भी सब्जेक्ट में जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, डाउट आपके हमेशा परसिस्ट करेंगे, क्वेश्चन बनाने मैंडेटरी है, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। A cell that is entering the mitotic phase, M phase of cell cycle is, माइटोटिक फेज में जब एंटर कर रही है उसमें क्या होगा? ऑलवेज हैप्लॉयड एंड विथ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। गलत है, हैप्लॉयड कहां से होती है? डिप्लॉयड एंटर करती है, आइदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड एंड विथ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, आइदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। फोर्थ होगा बेटा ऑलवेज डिप्लॉयड विथ अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, नहीं ये भी गलत है बेटा। तो देखो बेटा, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, आइदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड विथ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, देखो इसको इस तरह से समझो, इसको इस तरह से समझो कि जो, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं, या ये तुम इसको लिखो कि हायर ऑर्गेनिज्म जो है, हायर ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। इसका मतलब यह है बेटा, डिप्लॉयड का मतलब है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें से एक सेट क्या होता है बेटा, वन जो है मदर से आता है और वन सेट जो है वो फादर से आता है।
तो डिप्लॉयड का कंसेप्ट समझ में आ गया कि जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब इसमें आप एक चीज और देखो, यहाँ पर देखो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म कैन बी हैप्लॉयड, हमेशा नहीं होते, लोअर ऑर्गेनिज्म कैन बी हैप्लॉयड। लोअर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे बेटा, ये हैप्लॉयड होंगे। फिर कैन बी, हर लोअर ऑर्गेनिज्म नहीं होता। इसका मतलब क्या है बेटा, इनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, सिर्फ एक ही सेट होगा, ठीक है ना। हाँ, डुप्लीकेटेड मतलब डीएनए रेप्लिकेट हो गया, नंबर जो है रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये, अब देखो, अब सपोज करो कि डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है, ठीक है। होता क्या है बेटा कि जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जैसे आप देखोगे जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, तो क्या होगा बेटा, ये मेल गैमिट का साइन है और ये फीमेल गैमिट का साइन है। ये मेल और फीमेल गैमिट जब फ्यूज होते हैं बेटा, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। हैप्लॉयड में जो है एन क्रोमोसोम है, मेल गैमिट में एन क्रोमोसोम है, फीमेल गैमिट में एन क्रोमोसोम है। जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होना चाहिए, मेल गैमिट में एन है, 2n होना चाहिए, 2n होना चाहिए। अब क्या होगा बेटा कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा, ये जाइगोट में क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा। जाइगोट में माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद क्या होगा बेटा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लेकिन अगर इसको हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाना है, अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाना है, फिर जाइगोट में क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने की वजह से जाइगोट जो बेटा क्या होगा, हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एन सेल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी भी देखो बेटा एक ही सेल है, अब इससे ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तब ये जो हैप्लॉयड सेल है इसमें माइटोसिस होगा। ये हैप्लॉयड सेल जो ये माइटोसिस करेगी, और फिर अब क्या बना लेगी, ऑर्गेनिज्म बना लेगी, पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगी। तो देखो जो माइटोसिस है, ये जाइगोट डिप्लॉयड सेल है इसमें भी हो रहा है, और ये हैप्लॉयड सेल है इसमें भी माइटोसिस हो रहा है। इसीलिए मैं जो आपको डिफरेंस लिखवाया था, तो याद करो उसमें लिखवाया हूं कि जो माइटोसिस है, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों टाइप की सेल में हो सकता है, ठीक है। हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों टाइप की सेल में जो है क्या हो सकता है बेटा, माइटोटिक डिवीजन हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन जो है ना, ये जो सेकंड ऑप्शन है, आइदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड विद डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ऑब्वियसली माइटोसिस डिवीजन से पहले एस फेज तो आएगा ही, अगर एस फेज आएगा ही तो डीएनए कंटेंट या क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट आओ बेटा, a cell examined during prophase of cell cycle contain 100 units of DNA and 50 chromosome. What would be the number of DNA and chromosome in a phase of this cycle? ठीक है, प्रोफेज में जो है सेल के, हाँ, एंड 50 क्रोमोसोम। ऑप्शन मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्या बोल रहा है बेटा, प्रोफेज में जो है 100, डीएनए का नंबर 100 है और क्रोमोसोम का नंबर 50 है। अब पूछ रहा है एनाफेज में क्या होने वाला है, तो हमको पता है कि एनाफेज में डीएनए कंटेंट तो नहीं बदलने वाला, क्योंकि तो डीएनए कंटेंट जो है एस फेज में ही जो होना था हो गया एस फेज में, तो डीएनए कंटेंट तो जो था वो 100 का 100 ही रहेगा। लेकिन एनाफेज में हमको पता है, माइटोसिस के एनाफेज में 50 क्रोमोसोम जो है ये 2 में ब्रेक हो जाते हैं, तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 100 हो जाएगा। तो 100 एंड 100, वेरी गुड। इसका आंसर होगा 100 डीएनए एंड 100 क्रोमोसोम, ये होगा। 16 बेटा, विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द प्रोफेज ऑफ सेल साइकिल, विच टाइप ऑफ, टू क्रोमेटिड, वेरी गुड, ठीक है ना, टू क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वेरी गुड। आफ्टर म्यूसिस 1 द टू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम आर, म्यूसिस 1 के बाद जो है टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम आर जेनेटिकली सिमिलर। देखो होता क्या है बेटा कि, हाँ, ये जो क्रोमेटिड है ये एक दूसरे से रेप्लिकेट करके ही बने, तो जेनेटिकली सिमिलर होगा, वेरी गुड। इसमें आंसर जो होगा 1, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, डिफरेंट। अरे अच्छा, क्रॉसिंग ओवर हुआ है कि नहीं, तो कैसे होगा जेनेटिकली सिमिलर,
मैं भी गलत बोल रहा हूँ। क्या होना चाहिए फिर? अब क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना? हाँ, म्यूसिस वन है ना, म्यूसिस वन बोल रहा है। तो म्यूसिस वन में क्या हुआ है? क्रॉसिंग ओवर है। तो क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा, ये क्रॉसिंग ओवर के लिए पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है ये क्रोमेटिड जो है डिफर कर जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो गया है? मैचिंग, मतलब जो है एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो गया। हाँ, माइटोसिस बोलता तब तो फिर तो सिमिलर ही होते बेटा, माइटोसिस होता तो सिमिलर होते, वही कंफ्यूज वो उसको ध्यान नहीं दिया। माइटोसिस होता तो सिमिलर होता बेटा। ठीक है, ये मियोसिस है तो क्या होगा? डिसिमिलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कियाजमेटा अपीयर्स ड्यूरिंग। कियाजमेटा कब अपीयर होता है? डिप्लोटिन, वेरी गुड, डिप्लोटिन स्टेज में बनते हैं। 19, व्हाट हैपेंस इन सिंथेसिस फेज ड्यूरिंग सेल साइकिल? व्हाट हैपेंस? हाँ, डीएनए सिंथेसिस, वेरी गुड। सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। और ये जो सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन कब होता है? फोर्थ ऑप्शन। नहीं, वो तो स्पिंडल फाइबर तो तुम्हारे कंडेंस हो रहे हैं, लेकिन ये बन के कब तैयार? तैयारी तो पहले से रहती है ना, कि जैसे ही मौका लगेगा हम इसको बना देंगे। इंटरफेज के कौन से में? G1 G2 S, बता, अब बता। G2 फेज, G2 फेज में बेटा, G2 फेज में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं। ठीक है ना? और सेंट्रोमियर कब डुप्लीकेट हो रहा था? सेंट्रोमियर कब डुप्लीकेट हो रहा था? सेंट्रोमियर, हाँ, आ, आ, नहीं, सॉरी सॉरी, सेंट्रोसोम, 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 सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोसोम। हाँ, सेंट्रोसोम प्रोफेज में, ये डुप्लीकेट, ये प्रोफेज में बेटा, ये डुप्लीकेट पहले ही हो गया है, बस प्रोफेज में अलग अलग जगह मूव करते हैं। डुप्लीकेट में बताया था डीएनए के साथ, एस फेज में ही होता है। और क्या थे एस फेज में? और क्या बन रहे थे? हिस्टोन प्रोटीन। एस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन बन रहा था। ठीक है, तो एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, और हिस्टोन प्रोटीन बन रहा है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो G2 फेज में बन रहे हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो G2 फेज में बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल डेटा है, इसको हमको याद रखना है, इसका लॉजिक नहीं है कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। टीलोफेज, वेरी गुड, टीलोफेज, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हम बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज? विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज जस्ट अपोजिट टू द टीलोफेज? यही सी ऑप्शन में, तो टीलोफेज जो है प्रोफेज की जस्ट अपोजिट होती है। 21, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन, हाँ, प्रोफेज, लेट प्रोफेज, वेरी गुड, लेट प्रोफेज में कंप्लीटली डिसअपियर होती है। प्री डीएनए सिंथेसिस फेज इज, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज इज, एस फेज के पहले की फेज, G1 फेज, वेरी गुड, G1 फेज। मेनी सेल, हाँ, प्री डीएनए बोल रहा है बेटा, तो प्री डीएनए सिंथेसिस उससे पहले वाला, एस के पहले वाला, तो G1 फेज। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा 23, मेनी सेल फंक्शन प्रॉपरली एंड डिवाइड माइटोटिकली इवन दो दे डू नॉट हैव। क्या होना चाहिए बताओ? एक्चुअली बेटा इसमें जो है ना, ये सेल डिवीजन के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है बेटा। ठीक है ना? है, डिवाइड माइटोकली, ये सेल डिवीजन के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। इसमें जो है बेटा आंसर, इसमें साइटोस्केलेटन जाएगा। अगर साइटोस्केलेटन नहीं होता है तब भी सेल जो है डिवाइड हो सकती है, और इसमें बेस्ट आंसर, हाँ, नहीं होता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन अगर एब्सेंट होगा, हाँ, ये ठीक है तुम्हारा, वैसे देखा जाए तो तुम्हारा आंसर ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन फ्रेम ही इसलिए पूछा है कि इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, जो कि क्या होता है मेनली साइटोस्केलेटन, या आपका क्या बनाता है? माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम बनाता है। सेंट्रियोल देखो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन उसके बाद भी प्लांट सेल में जो है नॉर्मल सेल डिवीजन हो जाता है। तो सेंट्रियोल किया एक तरह से देखा जाए तो इसकी कई बार रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती है, तो भी सेल जो है नॉर्मली डिवाइड कर सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेम ही इसलिए किया गया है बेटा। ऐसे आपको एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे ही बेटा। ठीक है, हर नीट में जो है आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि एक ऑप्शन 2 ऑप्शन जो है सही हो सकते हैं, आपको उसमें से बेस्ट चूज करना है।
नहीं ऐसे नहीं सोचते। वो उनका पर्पज ये होता है कि आपसे आंसर निकलवाना, ठीक है ना, वो ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके खूब क्वेश्चन बनाया करो जितने बना सकते हो। नेक्स्ट बताओ, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? जब क्या होता है कि देखो, जो हमारी बॉडी में जो जीन है ना, जीन जो है, जीन डीएनए से बनी होती है। क्या होता है, जीन जो है अपने आप को जब एक्सप्रेस करती है, जीन में जो भी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हमको कॉपी करना होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि आप बुक में रखे हुए इंफॉर्मेशन को आप पढ़ रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर रहे हो, वैसे ही जीन को एक बुक मानो, ठीक है ना। ये बुक है, इसके अंदर रेसिपी है, लाइफ की रेसिपी है कि लाइफ कैसे चलनी चाहिए, रेस्पिरेशन कैसे होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म कैसे कंडक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी बॉडी की जीन में, और जीन अल्टीमेटली डीएनए से बने होते हैं। लेकिन इस बुक को जो है, इस बुक को रीड करना पड़ता है। तो इस बुक को रीड करने के लिए बेटा याद रखो, इस बुक को जब हम पहले रीड करते हैं, तो रीड करने के बाद क्या होता है बेटा, एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो जब डीएनए से या जीन से जब मैसेंजर आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं बेटा। अब क्या होगा बेटा, ये मैसेंजर आरएनए जो है फिर क्या होगा बेटा, प्रोटीन बनाएगा। मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, इसको हम ट्रांसलेशन, हाँ पॉलीसोम, तो हम इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, हम इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब डीएनए से जब आरएनए बन रहा है या मैसेंजर आरएनए बन रहा है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। तो सेंट्रोमियर जो है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल। हाँ, उसके बाद एट विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एट फेज। वेरी गुड, फेज, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जो जो स्पिंडल जो फाइबर होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर होते हैं, वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। अगर इसको थोड़ा सा, अगर एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ये ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ये दो क्रोमेटिड है बेटा। इन दोनों क्रोमेटिड के सरफेस पे ऐसे प्रोटीन की डिस्क होती है, प्रोटीना डिस्क होती है दोनों क्रोमेटिड के। ये प्रोटीन की ऐसी डिस्क होती है। इस डिस्क से क्या होता है बेटा, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ये स्पिंडल फाइबर अटैच। हाँ, सेंट्रोमियर बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो सेंट्रो, अगर इसमें जो है ना मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल जो है एकदम ठीक है, ठीक है, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है। तो ये बेटा तुम्हारा अब सेल साइकिल जो है अब ये कंप्लीट हो गया। अब बेटा तुम्हारा नेक्स्ट में जो है ना, अब मैं आपका इसी में बायोमोलिक्यूल है, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। बायोमोलिक्यूल जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है, अब मेरे ख्याल से आपका जो एक नर्वस सिस्टम बचा है, और क्या बचा है आपका एक जूलॉजी में जो टॉपिक है, और क्या बचा है, लोकोमोशन एंड न्यूरोनल सिस्टम। उसके बाद फिर बेटा एक उस टॉपिक को कर लेंगे। हाँ, एनिमल किंगडम भी करेंगे, एनिमल किंगडम। और क्या है बेटा? हाँ, वो तीनों चैप्टर तो एक ही साथ ही है। हाँ, प्लांट किंगडम भी कर, एक्चुअली बेटा पहले जो आपके वो चैप्टर जो इस साल एग्जाम्स में आने वाले हैं, पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। जो इस साल जो बहुत 40% के आसपास सिलेबस जो आपके एनसीईआरटी ने कम कर दिया, सीबीएसई ने, तो पहले उसको कंप्लीट करते, कंप्लीट हम पूरा ही करेंगे, लेकिन एटलीस्ट पहले आपका सिलेबस में खत्म कर देता हूँ, ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंट रहे। उसके बाद फिर जो है, फिर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारी चीजें तो करनी है, विद क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और बायोमोलिक्यूल में देखो बेटा, जो हमको याद रखना है बेटा कि बायोमोलिक्यूल जो है ये केमिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं बायोमोलिक्यूल जो पढ़ाऊंगा वो पूरा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब आप ट्वेल्थ में जाओगे ना, तो ट्वेल्थ में आपको बायोमोलिक्यूल एक अलग से ही उनकी केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर है, और क्वेश्चन दोनों से मिक्स मैच आता है। मतलब जैसे ग्लूकोज का क्वेश्चन पूछेगा तो कई बार जो है वो बायो की बुक से पूछता है, कई बार वही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की बुक से आ जाएगा। तो दोनों बुक को ऐड करके हमको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं दोनों को ही मिला के पढ़ाऊंगा। और पूरे स्ट्रक्चर के साथ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कितने बच्चों को पता है बेटा? कुछ पढ़ा हुआ है?
कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितने बच्चों को मालूम, बताओ जल्दी मेरे को, कार्बोहाइड्रेट क्या है? वेरी गुड। हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH2ON। तो क्या है बेटा, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो देखो यहाँ पर अगर सी में अगर 6 आ गया तो एच में 12 आ जाएगा, ओ में 6 आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर दी पॉलीमर्स ऑफ दिस सब्सटेंस। अब पॉलीमर बनेगा तो ऑब्वियसली H2O निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है कम होता जाएगा। ठीक है, जो आप बता रहे हो जिसका। हाँ, क्या? नहीं, केन शुगर इसी का पार्ट है, लेकिन अब देखो अब तुमको क्या करना है, केन शुगर अगर बनाना है, नहीं केन शुगर अगर तुमको बनाना है तो उसमें क्या होगा, ये दो दो मॉलिक्यूल इसके मिलेंगे, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो जब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जब अटैच होगा तो उससे एक H2O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली अगर 2 अटैच होते तो क्या होता, C12H24O12 होना चाहिए था। लेकिन अब क्या, इसमें से H2O निकल गया, तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, C12 तो ऐसे ही रहा, H22O11। तो जब ये कंडेंस होंगे, कंडेंस होते समय क्या होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका सुक्रोज है। ठीक है, इसको यहाँ, इसको तो पूरा ही पढ़ाऊंगा बेटा, ये तो तुम्हारा नेक्स्ट तुम्हारा यूनिट ही है, इसको तो बहुत डिटेल में करवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ये तो जस्ट मैं तुमको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि अगले लेक्चर के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड हो क्या हो। देखो, जो अगर ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट को हम जनरलाइज फार्मूला CH2ON लिख सकते हैं, ये है। ठीक है, अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया बेटा। ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, दोनों का फार्मूला यही होता है। ठीक है, दोनों ही आइसोमर होते हैं। आइसोमर अभी हो गया है ना आप लोग का, आइसोमेरिज्म हो गया था कि नहीं हुआ था अभी बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया है। तो ग्लूकोज में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का आइसोमर होंगे, फार्मूला दोनों का एक ही है, लेकिन एक में एल्डिहाइड है, एक में दूसरा कीटो ग्रुप। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है बेटा, फंक्शन। इसका मैं पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगा, चिंता मत करो, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये जो ग्लूकोज है, ये क्या होता है बेटा, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल ये मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, सुक्रोज बना देते हैं। और याद रखो बेटा, जब सुक्रोज बनता है तो इसको जस्ट डबल कर दो, सुक्रोज बनते समय क्या होगा बेटा, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सुक्रोज कंडेंस हो रहा है, जब बन रहा है तो इस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, C12H24O12 होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें से एक वाटर निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सुक्रोज का, C12H22O11। आ गया समझ में? ठीक है, तो पूरा मेरा देखो, मतलब ये तो वैसे भी बहुत लॉजिकल है, इसको तो अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम टिप ऑफ टंग पे आ जाएगा आपके। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि मैं इसको, चूंकि इसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट भी मैं इतना ऐड करूंगा, क्योंकि अगर वो ऐड नहीं करो तो कोई सेंस नहीं है। बायोलॉजी तो वैसे ही 5 मिनट में खत्म हो जाना है। ठीक है, और खासकर बेटा इसमें याद रखना, जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये जो है इसको बहुत कायदे से समझना जरूरी है। एंजाइम का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, एंजाइम का रोल क्या है, ये हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें थोड़ा आप लोग जो भी अगला चैप्टर, चूंकि मैं बायोमॉलिक्यूल ही पढ़ करवा रहा हूँ, और बायोमॉलिक्यूल का मैं जो स्टार्ट जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करूंगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन एंड लिपिड करवाऊंगा, प्रोटीन लिपिड के बाद फिर हम न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे, न्यूक्लिक एसिड के साथ ही साथ हम एंजाइम डिस्कस करेंगे। तो हम सीक्वेंस यही रखेंगे। और अब जो है आपको जो है ना, क्लास के पहले जो है टॉपिक 1 वीक का टॉपिक मैं बता दूंगा कि इस वीक में मैं टॉपिक क्या लेने वाला हूँ। सबसे बेटा कोशिश ये करना है कि क्लास के पहले टॉपिक खुद से थोड़ा सा पढ़ के आओ। ठीक है, ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी की बुक को एक बार कर्सरी पढ़ लेना, बस सुपरफिशियल। ठीक है, ताकि क्लास में जो है ना बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो क्या फिजियोलॉजी में जैसे मैं आपको करवाऊंगा, फोटोसिंथेसिस है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है,
जब एक बार आप पढ़े हुए रहोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें आप गैस कर पाओगे, ठीक है, ग्रेस्प, गैस्प नहीं। तो आज और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, और नेक्स्ट लेक्चर बेटा मैं थोड़ा पहले स्टार्ट करूंगा। आप लोग का आज काम है, तेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहा है बेटा? कैरियो टाइपिंग, कैरियो टाइपिंग, हाँ मैं बता रहा हूँ, कैरियो टाइपिंग। इट्स ए स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्टडी है बेटा, ठीक है ना। क्या क्या स्टडी करते हैं? नंबर, शेप एंड साइज, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इसकी लेंथ कितनी है, आर्म लेंथ कितनी है, ठीक है, PQ रेशियो, ये सारी चीजें हम कैरियोटाइपिंग में करते हैं बेटा, ठीक है। तो एक्चुअली याद रखो कैरियोटाइपिंग जो है इट्स ए स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की क्या है, ये स्टडी है, ठीक है, ये कैरियोटाइपिंग हम बोलते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, ईडियोग्राम, इसी में एक टर्म हम यूज करते हैं, ईडियोग्राम। ईडियोग्राम क्या होता है बेटा, ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को बिल्कुल डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या है, ईडियोग्राम। क्रोमोसोम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या है बेटा, ईडियोग्राम। और याद रखो बेटा कैरियोटाइपिंग के लिए जो बेस्ट स्टेज होती है वो मेटाफेज या एनाफेज होती है। बेस्ट स्टेज जो होती है बेटा फेज या एनाफेज होती है। इन स्टेज में जो है कैरियोटों की स्टेज में क्रोमोसोम जो है कंडेंस होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, ठीक है, हाईली कंडेंस होते हैं और इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, तो बेस्ट स्टेज होती है। और कुछ बेटा, कुछ पूछना हो तो, और कुछ? आवाज मेरी आ रही है बेटा आप लोगों को नहीं? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो अब, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयारी करो, नेक्स्ट में फिर बाकी चीजें अब करवाता हूँ आप, ठीक है। और एक बार जहाँ बेटा ये बायोमॉलिक्यूल वाला पार्ट हुआ तो उसके बाद फिर टाइम नहीं लगना है आपका। बायोमॉलिक्यूल है जो कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझानी होती है। और चूंकि बायोमॉलिक्यूल जो है आगे जो है नेक्स्ट ईयर जो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब आप पढ़ोगे उसका एकदम फंडामेंटल है। जब तक ये बायोमॉलिक्यूल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो डीएनए आरएनए का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, डीएनए कैसे बन रहा है, वो समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके इसको बताता हूँ, उसके बाद बाकी यूनिट जो है वो फिजियोलॉजी में तो टाइम ही नहीं लगना है, ठीक है। फिजियोलॉजी तो एकदम ABCD जैसा है, एक एक करके खत्म हो जाएगा। तो इसको पढ़ के रखना बेटा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो अब एंड करें लेक्चर अब, चलो ठीक, चलो बाय।